तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ल्ड में कैसे हुआ है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ है, और उसके बाद कैसे ह्यूमन हमारा सेटलमेंट किया गया। इसमें हम आईएएस मेंस से कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। दोस्तों इसमें पहले 2 बार आता है, चैप्टर 4 है ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो बेसिकली 2 वर्ड इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, पहला ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली ग्रोथ एक ऐसी चीज होती है जो क्वांटिटेटिव होती है, मतलब कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, इसको आप नाप सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी में होती है। लेकिन वही डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्वालिटी में होती है। ठीक है, देश की जीडीपी 10% से बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे गरीब हैं उनको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा रहने की जगह मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। ओके, तो जो रहना, खाना और अच्छी शिक्षा की बात होगी वो डेवलपमेंट में होगा। और यदि आप 8% और 7% बोलते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ हो गया तो ये केवल ग्रोथ है। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, ये देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा विकास हो गया भाई। इंडिया में जो ग्रोथ है एक्सक्लूसिव ग्रोथ है, डेवलपमेंट लेड ग्रोथ नहीं है। मतलब कि यहां पे डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं है, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब विशिष्ट लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है, और ये इंक्लूसिव नहीं है। एक बात जरा इनको समझते स्टेटस है दोस्तों। बात ये है ना कि आप देखेंगे किसी भी कंट्री का एक पिरामिड होता है। इस पिरामिड में कुछ लोग जगह कुछ लोअर पिरामिड में होते हैं, कुछ मिडिल में होते हैं, कुछ अपर में होते हैं। तो बेसिकली जो लोअर पिरामिड है, जिसका एरिया आप देख सकते हैं काफी ज्यादा होता है, तो ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्री में जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं वो लोग इसके अंदर होते हैं। अपर स्टेटा में बिजनेसमैन, सर्विस सेक्टर, तो ये लोग इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ है, ग्रोथ तो हुआ है। अब जो ग्रोथ हुआ है ये कंट्री की ग्रोथ हुई है। अब कंट्री के अंदर तो लोग रहते होंगे भाई, तो किन लोगों की ग्रोथ हुई है, तो जो यहां पे बिजनेस में है, सर्विस सेक्टर में है, व्हाइट कॉलर जॉब जिसकी है, इनका ग्रोथ हुआ है। तब सर मतलब कि किसानों का ग्रोथ नहीं हुआ? हुआ है, कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है। इसीलिए तो हमारा जो लोअर स्टेटा है ये यहां से निकल नहीं पा रहा। 60% जो हमारा पॉपुलेशन है जो इंडिया की, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जहां पे डिस्कस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, सॉरी डिस्कस्टिंग एम्प्लॉयमेंट है, तो वहां से लोग नहीं निकल पा रहे हैं, और हमारा बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है यहां पे। तो डेवलपमेंट तो हुई दोस्त, तो बोलोगे सर सॉरी ग्रोथ तो हुई, लेकिन बोलोगे कि डेवलपमेंट क्यों नहीं? क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा लोअर टू अपर देखते हैं, बॉटम टू टॉप देखते हैं। तो हमारे यहां इंडिया में डेवलपमेंट लेड ग्रोथ नहीं है, हमारे यहां इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, हमारे यहां एक्सक्लूसिव ग्रोथ है। ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अच्छा सर ठीक है, आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, ग्रोथ आएगा, कैसे नापेंगे सर? लीटर में नापेंगे, किलो में नापेंगे? बताता हूं भाई। देखो यहां है पाकिस्तान और भारत का भाईचारा, इस तरह से भाईचारा नहीं भाई। यहां पे नोबेल लॉरिएट हमारे अमर्त्य सेन हैं, और यहां पे डॉक्टर महबूब उल हक थे। तो बात उस समय की है जब डॉक्टर महबूब उल हक रिसर्च कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट पे, और उनके साथ में काम कर रहे थे हमारे अमर्त्य सेन जी। तब इन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे नापेंगे। तो बाबा देखो, दोनों लोगों ने अलग अलग बात कही। मकबूल उल साहब ने बोला कि लोगों के पास चॉइस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लोगों के पास चॉइस ज्यादा होनी चाहिए और पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, इंसान इसके केंद्र में होना चाहिए। बोलो ठीक है। अब चॉइस का क्या मतलब है दोस्तों? ये है कि यदि मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं तो मुझे कंप्यूटर साइंस की ही जॉब मिलनी चाहिए, न कि मैं मैकेनिकल में जाकर मैकेनिकल का काम करूं। ठीक है, तो ये है पीपल चॉइस। जितनी चॉइस है उस तरह से इकोनॉमी हमारी डेवलप करनी चाहिए। जैसे कोई आर्टिस्ट है तो उसको फोर्सफुली जॉब करने को ना बोला जाए, आर्टिस्ट में ही काम करे। तो ये है हमारा चॉइस, हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, अब चच्चा जी ने हमारे क्या बोला? जो चच्चा है हमारे अमर्त्य सेन जी, इन्होंने बोला कि इंक्रीज इन फ्रीडम। अरे तो बड़ी बात बोल दी यार, फ्रीडम को बढ़ाओ। कैसी फ्रीडम भाई? कौन सी फ्रीडम? अब क्या लेगो 1947 में आजाद तो हो गए हो, कैसा फ्रीडम भाई? फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। ओके,
इन सब चीजों से हमें जब फ्रीडम मिलेगी तब इसको बोलते हैं फ्रीडम बढ़ा है, मतलब हमारा डेवलपमेंट हुआ है। तो भैया ठीक है, डेवलपमेंट करेगा कौन? सोशल एंड पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन हैं, पार्लियामेंट और जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, एनजीओ और ये सब मिलकर ये हमारे क्या करेंगी? फ्रीडम को बढ़ाएंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए वास्तव में ह्यूमन डेवलपमेंट के हमारे 4 पिलर हैं, ठीक है। मतलब कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा? तो देखिए पहली बात, एक SC ST को आप सोच लीजिए। अब एक SC ST को सोच लेते हैं हम, जैसे कि गांधी जी ने बोला था जब वो संविधान बनने जा रहा था, तो उन्होंने संविधान बनाने वालों को एक ही बात बोली थी कि जब आपको कभी डाउट हो तो सबसे गरीब आदमी को तुम देखना, जो आपने दुनिया में देखा होगा, तो आप कभी गलत रास्ते पे जाओगे ही नहीं। इसका मतलब ये था कि आप कभी ऐसा लॉ नहीं बनाओगे जो एकदम लोअर स्ट्रेटा है, जो SC ST विमेन है, इसके खिलाफ होगा। आप हमेशा एक सही रास्ते पे चलोगे। उसी तरह से गांधी जी की बात को मानते हुए हम बात करते हैं, एक SC ST को एज्यूम कर लेते हैं। तो भैया SC ST को पहली बात इक्विटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी जो होना चाहिए वो एक्सेस होना, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे कोई भी सेक्स हो, कोई कितनी भी इनकम हो, रेस हो और कास्ट हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है भाई। मैंने दे दिया, अब तो 1 साल हमने दे दिया, 2 साल दे दिया, तीसरी साल नहीं दे रहे, नहीं भाई, इसको सस्टेनेबल मीन्स होना चाहिए, लगातार देना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी, ठीक है भाई। लगातार अपॉर्चुनिटी दे दिया। अब लगातार अपॉर्चुनिटी दे दिया तो भाई देखिए, मान लीजिए अपॉर्चुनिटी गर्ल्स को 2 साल के लिए मिलती है, बाद में नहीं मिलती, तो क्या होता है? वो अपनी बातों को रख नहीं पाते, अपने अधिकारों को नहीं जान पाते और हमेशा एक किचन किंग बनकर, एक सेक्स एलिमेंट बनकर रह जाती लड़कियां, ठीक है। तो ये नहीं है। उनको जैसे एजुकेशन दिया तो उनको अपने बारे में पता चला कि नहीं बाबा ऐसा नहीं है, मेरे भी कुछ राइट्स हैं, अधिकार हैं, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं, इसको हमें फुलफिल करना है, गवर्नमेंट से इसकी डिमांड करनी है, मांगना है। ये नहीं कि कोई मंदिर में घुसने नहीं देगा, देगा, औकात नहीं है किसी की, देगा, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। अब ठीक है बाबा, हमने इक्विटी दे दिया, सस्टेनेबिलिटी दे दिया, अब क्या करें? तो भैया जब आप ये चीज दे दोगे ना, अपॉर्चुनिटी भी दे दोगे और यहां पे ये लगातार देते रहोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी लेबर्स की, क्योंकि स्किल्ड लेबर की जरूरत है। स्किल्ड लेबर कैसे आएंगे? स्किल्ड लेबर दोस्तों आएंगे हेल्थ और एजुकेशन से। यदि हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, तो कंट्री बहुत आगे जाएगी। यदि एजुकेशन की आप बात करें तो आपको नॉर्वे मिलेगा, जो HDI में फर्स्ट रैंक पे आता है। और हेल्थ में बात करें तो पनामा को यदि आप देखेंगे तो हेल्थ फैसिलिटी फ्री होती है। तो हेल्थ एजुकेशन जो होता है बैकबोन होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो भैया देखो, पापा की कमाई होती है उनके बेटा और बेटी, और हमारे राष्ट्र की कमाई होती है उनकी जन समुदाय, जो वहां पीपल रहते हैं। तो हमेशा क्या करती है कंट्री? अपने जन समुदाय पे खर्चा करती है। खर्चा किस जगह पे? हेल्थ और एजुकेशन पे, यहां पे खर्चा करती है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? देखिए, हाँ खर्चा तो कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम हो रही है। और लेबर की प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है यार? इतना हो भी तो रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे हमारा जो मॉडल अपनाया गया 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, तो हमने सोशलिस्ट मॉडल अपनाया, कैपिटलिस्ट मॉडल नहीं अपनाया। तो सोशलिस्ट मॉडल में क्या होता है कि लेबर का थोड़ा अपर हैंड होता है, और उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लेबर लॉ बना दिया लेबर मिनिस्ट्री में। अब क्या है कि इनको कैंटीन फैसिलिटी, इनकी चाय की फैसिलिटी, इनकी हर चीज की फैसिलिटी दी गई, लेकिन इनको हर जगह चाहिए चाय और बीड़ी ब्रेक चाहिए इनको। मतलब कि ये काम बहुत कम करते हैं और डिमांड काफी ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बेसिकली हमारा डेवलपमेंट हो रहा है और इंडस्ट्री हमारी डेवलप कर रही है, तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। और इस जमाने में जहां गला काट, थ्रोट कट कंपटीशन है इंडस्ट्री में, तो वहां लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है काफी मायने रखेगी हमारी। अब लेबर की प्रोडक्टिविटी, लेबर लॉ के तहत इन चीजों को हम ला दें और लेबर काम ना करें, उनको पैसा मिले, या बहुत कम काम करें, प्रोडक्टिविटी कम हो, तो ये नहीं चल पाएगा। ब्रेड और बटर लेबर का तभी चलेगा जब ब्रेड और बटर इंडस्ट्री की चलेगी आगे। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, अब इनको एम्पावरमेंट करो। ओके, एम्पावरमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो भाई, विकल्प चुनने की स्वतंत्रता बढ़ेगी। हैव पावर टू मेक चॉइस। अब पावर कैसे होगा कि कोई चॉइस अपना बना सके? यहां पे चाहिए गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, जो हमारा नीति आयोग बनाएगा। तभी तो मोदी जी ने बोला अब की बार
मोदी सरकार, ठीक है, पूरे दिन चले गए। अब देखिए दोस्तों कि हम कैसे अप्रोच करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ। तो पहली चीज ये है ना दोस्तों कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इनकम अप्रोच है। जो जितना इनकम ज्यादा कमाएगा उनका उतना ही लेवल ऑफ डेवलपमेंट ज्यादा होगा। और जो हमारा लेवल ऑफ इनकम होती है ना, ये फ्रीडम दिखाती है हमारे इंडिविजुअल को कि कितना वो फ्रीडम है। ज्यादा इनकम आती है तो ज्यादा फ्रीडम होता ही है भाई। जो ज्यादा पैसा कमाता है अपने मन का कुछ भी करता है, तो ये फ्रीडम को दिखाती है, स्वतंत्रता को दिखाती है, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम। अच्छा जी, हमारे पास एक हमारे अंकल जी हैं, उनका नाम है रमाकांत जी, ठीक है, हमारे यहाँ काम करते हैं। अब सीन ये है कि रमाकांत जी टैक्स नहीं भरते। जब ये टैक्स नहीं भरते तो देश में नेशंस बिल्डअप में इनका कोई काम नहीं, क्योंकि टैक्स तो कुछ दे ही नहीं रहे, ठीक है, कोई डेवलपमेंट इनका नहीं कर रहे हैं। तब भैया अब क्या करा जाए यार, अब ये तो पीछे रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लेकर इनके बच्चों पर और इन पे हेल्थ, एजुकेशन और उनकी सुख सुविधाओं पे ध्यान देती है। अब बोलोगे सर कैसा हेल्थ, कैसा एजुकेशन, कैसा सुख सुविधाएं? तो भैया इसीलिए तो आया है बीपीएल। वहां मिलता है 4 लीटर केरोसिन, एज एग्जाम्पल मैंने लिया है, चीनी, चावल, फ्री में बच्चों की पढ़ाई। और गवर्नमेंट का यही तो काम होता है, वेलफेयर बढ़ाना। गवर्नमेंट का दोस्तों पहले 3 काम था सोशलिस्ट मॉडल में। पहला काम था गवर्नेंस करना, दूसरा वेलफेयर और तीसरा प्रोडक्शन भी था, ठीक है, 3 काम था इनके पास। और कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या होता है कि उनके पास 2 ही चीज होता है, गवर्नेंस और वेलफेयर करना। तो 3 काम जो सोशलिस्ट कंट्री थी ये संभाल नहीं पाई। यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये 3 काम जो है ये सोशलिस्ट कंट्री संभाल नहीं पाती हैं। तो इसलिए प्रोडक्शन को बोला कि भाई तू आ जा प्राइवेट सेक्टर में। अब ये प्राइवेट सेक्टर को पूरा नहीं दिया इन्होंने कहा कि मिक्स चलेगा, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी चलाएंगे, कुछ आप भी संभालो कुछ हम भी संभालें, मिल बैठ के खाते हैं। और जो कैपिटलिस्ट कंट्री है इन्होंने प्रोडक्शन को पूरा मीन्स बना दिया प्राइवेट को, कि हाँ ठीक है प्राइवेट सेक्टर देखा था, वी हैव टू फोकस ऑन गवर्नेंस एंड वेलफेयर। ये है हमारा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में एक बेसिक अंतर। आगे आते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बेसिक नीड अप्रोच अपनाया गया है। बेसिकली ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया इंटरनेशनल। ये 6 चीजों को बोला है भाई हमारे पास हेल्थ हो, एजुकेशन हो, फूड हो, वाटर हो, सैनिटेशन और हाउसिंग हो। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि हाँ हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात एक चीज नकार दी गई है, ठीक है, ह्यूमन चॉइस को। दोस्तों ह्यूमन चॉइस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? पहली बात इस ध्यान को देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी की, एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब देखिए एक एंटरप्रेन्योर है जो काम कर रहा है, ठीक है, जिसने स्टेब्लिश किया है, और एक है जो उसके अंदर इंप्लॉय काम कर रहे हैं। दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है? ये चॉइस का डिफरेंस है। बोलो सर अब बड़ा ऊपर बता रहे हो, क्या चॉइस का डिफरेंस है? चॉइस का डिफरेंस है। कैसे? कि जो एंटरप्रेन्योर है वो काम करना चाहता है दिल से, और जो उसके अंदर इंप्लॉय हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं। मींस कि उनको जाना था मैकेनिकल में, वो पहुंच गए सीएस में, किसी को जाना था इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो पहुंच गए सिविल में, ठीक है। तो उनके चॉइस की जॉब उनको नहीं मिली, इसलिए उसको काट रहे हैं, अपनी लाइफ को काट रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है चॉइस की। यदि चॉइस आपकी पूरी हो गई तो फिर आपको किस बात की दुख है यार? इसलिए बहुत ज्यादा एग्जांपल हमने चॉइस पे लिया है। अब देखो यहां पे है कि कैपेबिलिटी अप्रोच, क्या क्षमता है। इन्होंने बोला कि हाँ भाई हेल्थ एजुकेशन दे दो, एक्सेस ऑफ रिसोर्स दे दो, इससे हमारा क्या है की टू ह्यूमन डेवलपमेंट, इससे हमारा काम आगे बनता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिक नीड थी ना, यहाँ पे एक चीज ही गड़बड़ कर दी गई थी कि ह्यूमन चॉइस को इग्नोर कर दिया गया था, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। अब देखो बात ये है भाई कि बेसिकली जो ह्यूमन रिपोर्ट बनता है ना, ये यूएनडीपी बनाती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको बनाती है। इसके पहले क्या था कि ये पर कैपिटा इनकम पे देखते थे, ठीक है। फिर पर कैपिटा इनकम पे देखते थे कि हाँ $1 से रोज इतना कम मिल रहा है तो गरीब है, इससे ऊपर मिल रहा है तो अमीर है, मतलब पैसे पे देख रहे थे, ठीक है। बेसिकली पैसा पे चल रहा था, मनी पे, कि इससे कम मिलेगा तो यार मैं गरीब हूं, इससे ज्यादा मिलेगा तो मैं अमीर हूं। नहीं, ऐसा नहीं था। चाचा अमृत सेन की बात मान ली गई। अब चाचा जी की बात मान ली गई तो उन्होंने बोला कि देखो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट नापना है ना, तो बेसिकली इसको नापेंगे 0 से 1 स्केल पर, ठीक है। बोलने लगा ठीक है सर 0 से 1 स्केल पे नापेंगे। तो बोला 0 से 1 स्केल पे नापे तो क्या बोलोगे? उन्होंने कहा कि भैया 1/3 सबको हम देंगे वेटेज। बोला ठीक है भाई, किसको 1/3 दोगे? बोला हेल्थ को दो आप 1/3। कहा ठीक है सर हेल्थ को दे देते हैं 1/3। तो हेल्थ में क्या देखोगे क्या? ये देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तो कितने बच्चे
वहां पे जिंदा हैं, कितना एक्सपेक्टेड है, जीवन प्रत्याशा कितना जिंदा हो रहे हैं। तो देखो इन्होंने बोला एक कॉन्सेप्ट दिया कि हाई एक्सपेक्टेंसी होगी तो हाई लिविंग होगी, और हाई लिविंग होगी तो इनका बेटर हेल्थ होगा, ये बोला। मतलब कितने बच्चे जिंदा रह रहे हैं। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अब दूसरा बोला कि ठीक है भाई, हेल्थ हो गई, किसी भी देश की नींव होती है हेल्थ। एजुकेशन, तो एजुकेशन पे दे दो 1/3। एजुकेशन पे इन्होंने दे दिया 1/3 को। इन्होंने बोला कि 7 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं, किसी भी भाषा में उनको लिखना और पढ़ना आता हो, उनको हम लिटरेट कहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, जब कोई स्कूल में या कहीं भी नामांकन होता है, इनरोलमेंट होता है, तो उसको आप मानो कि हाँ यहाँ पे इतने लोग एजुकेट हो रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रीड एंड राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, इनरोलमेंट एक हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इनरोलमेंट तो हो जाती है, लेकिन ड्रॉप आउट इज द प्रॉब्लम। इंडिया में जो ड्रॉप आउट रेट है वो ज्यादा होती है। बोलोगे सर कैसा ड्रॉप आउट होता है सर, मैंने तो कभी स्कूल नहीं छोड़ा। क्योंकि हम बिलोंग करते हैं एक सही इकोनॉमिक कंडीशन से। और यदि हम बात करें SC ST और विमेन की, तो बेसिकली SC ST में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए SC ST में प्रॉब्लम आने से ये मतलब है दोस्तों कि जब SC ST के घर में किसी के पास जब खाने को नहीं होता है ना, शिक्षा की बात ही नहीं करते। ठीक है, बुद्ध एक बार घूम रहे थे वनों में, तो उनका एक फॉलोअर जाके एक आदमी को सिखाने लगा कि भैया देखो ऐसा बुद्ध होता है, मध्यम मार्ग पे चलो, ऐसा करो वैसा करो। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो बुद्ध के पास आगे बोला भाई ये तो कुछ समझ नहीं रहा। कहा भाई सुनो, उसे लगी है भूख, उसे दो खाना और रोटी, तब आपकी बात समझेगा। वही हालत है SC ST में कि बाबा ये है कि यहाँ पे जो वहाँ की बच्चियां ये लोग स्कूल नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका भाई हो सकता है स्कूल गया हो, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं जाती हैं। और नाम लिख दिया गया हो तो 2 महीने बाद इनका नाम कट जाता है, क्योंकि जाती ही नहीं है वहां पे। क्योंकि ये डेली बेसिस पे काम करते हैं और इनको खाने के लिए शाम को खाना जुटाना होता है। इसलिए यहाँ पे विमेन जो गर्ल्स है इनका ड्रॉप आउट ज्यादा है, स्कूल ड्रॉप आउट कर जाती हैं। अब इसमें बोला गया कि नहीं यार देखो यार, इनरोलमेंट तो ठीक है, लेकिन इस पे एक अमेंडमेंट किया जाए कि हाँ इनरोलमेंट नहीं, अब कितने लोग सक्सेसफुली पास हो रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर है ना भाई। कितने लोग पास हो गया है तो ज्यादा अच्छा हमको डाटा मिलेगा। तो इस पे हमारा UNDP काम कर रही है। अब तीसरा था दोस्तों, पहला हो गया हेल्थ पे 1/3, एजुकेशन पे 1/3, अब हो गया एक्सेस टू रिसोर्सेज पे 1/3। अब क्या यार, रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए कैसे करेंगे भाई सुनो, ये रहा बर्गर। अब बात ये है ना कि इसमें क्या होता है, ये हम डिटरमाइन करते हैं परचेजिंग पावर पे US डॉलर में। तो देखो ये मान लो कि मिल रहा है $2 का हमारा USA में, और यहां पे मिल रहा है 40 रुपए का। तो इनमें जब हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कुछ फूड का बास्केट लेंगे, ठीक है, बर्गर हो गया, जो भी फूड का बास्केट है हमारा नेसेसिटी है, उस बास्केट को डेवलप कंट्री से और डेवलपिंग कंट्री से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद हम क्या निकालेंगे कि परचेजिंग पावर US डॉलर में अदर कंट्री की कितनी है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर पर देखते हैं हम रिसोर्स, एक्सेस टू रिसोर्स। अब बेसिकली देखो दोस्तों, 0 से 1 के बीच में है, तो आप ये देखिए HDI यदि 0.8 से ज्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 से ज्यादा है तो ये हाई होगा। और वही 0.5 से लेकर और 0.789 के बीच में है तो मीडियम होगा। और वही HDI 0.5 से लेस है तो हमारा निम्न होगा। ठीक है, अब देखो जो 0.8 से है वहां 47 कंट्री है, और मीडियम में 47 है, और यहाँ पे 47 कंट्री है। देखो दोस्तों ये तो पढ़ लिया हमने HDI। ठीक है, अब बात ये आती है कि यार क्या HDI एक सही मापन है, सही बटखरा है हमारे लिए मापने के लिए? तो देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है HDI नापने में। HDI नापने में ये आ रही है कि हम बात कर रहे हैं व्हाट वी अचीव्ड, क्या हमने पाया, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कैसा हमारा जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप बात करेंगे तो लगभग 70% लोगों के पास, ठीक है, 30% मनी है, और 30% पीपल के पास 70% मनी है। मैं कम करके आपको बता रहा हूं, डाटा मेरे पास क्लियर नहीं है इसका। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्युमुलेशन है, धन इकट्ठा किया गया है, धन कैसे इकट्ठा किया गया है? रिसोर्स पे कब्जा करके। तो जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, ये इक्वली नहीं है। हमने हेल्थ की बात कर दी, एजुकेशन की बात कर दी, एक्सेस टू रिसोर्स की बात कर दी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की बात नहीं करी। तो ये हमारा फॉल्ट आता है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में।
तो हमारा एक और सूचकांक है, इंडेक्स है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये बेसिकली हमारा एचडीआई से रिलेटेड है और ये मेजर करता है शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन नॉन इनकम मेथड में करता है। उसके बाद कि कितने लोग 40 साल तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, कुछ नहीं कमा रहे हैं, बस फ्री की रोटियां तोड़ रहे हैं। इसके बाद कितना एक्सेस टू क्लीन वाटर है। उसके बाद कितने हमारे बच्चे अंडरवेट है किसी भी रीजन में, ठीक है। इसके बाद और ये नापता है, बस इतना ही नापता भाई। तो देखो यहां पे एचडीआई वर्सेज एफपीआई की हम बात करें तो एचपीआई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मोर रिलेवेंट होता है, ठीक है, मोर पावरफुल है। क्यों भाई, क्यों यहां पे जो मेजर होता है, अब क्यों पावरफुल है, क्योंकि जो हमारा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे भी बात कर रहा है, अंडरवेट की भी बात कर रहा है। और बेसिकली जो एचडीआई है, एचपीआई है, ठीक है, तो जो हमारा एचडीआई है ना दोस्तों, ये लगातार चेंज होता रहता है, लगातार इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। कभी मकबूल साहब ने दिया तो कभी हमारे अमृत सेन ने दिया, फिर इस पर कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि अमेंडमेंट होना किसी भी सिस्टम में बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो सिस्टम टूट जाएगा। अमेंडमेंट ही तो डेवलपमेंट के साथ चलता रहता है, ठीक है। बुद्ध ने एक बात बोली थी, उनको कोई गाली दे के चला गया, तो उन्होंने बोला कि अगले दिन वो इंसान को देखा उन्होंने, ठीक है, वो आके उनको सॉरी बोल रहा था। तो बुद्ध ने बोला कि भाई सॉरी क्यों बोल रहा है, बात यह है कि जो मैं कल था वो आज मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं चेंज हो गया हूं, मेरे अंदर अमेंडमेंट आ गया है। तो दोस्तों इंसान की जिंदगी हमेशा चेंज आते रहते हैं, पल पल चेंज आते हैं। जो आप 10 साल पहले थे आज आप नहीं हैं, जो आज हम हैं वो कल हम नहीं होंगे। और इस तरह से आगे बात करते हैं तो हमारा नॉर्वे जो है ये हमारा एचडीआई में सबसे ऊपर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, डेनमार्क। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। अब देखिए, अब जरा ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ल्ड की बात हुई तो भैया इंडिया का ही पीछे रह जाए, इंडिया की भी बात करेंगे बाबा। अब मानव विकास इंडिया में देखेंगे तो बेसिकली डेवलपमेंट का मतलब यह है कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम, ठीक है, डेवलपमेंट इज फ्रीडम, विकास स्वतंत्रता है। तो बोलो क्या यार ये फ्रीडम की बात लगा रखा, भाई फ्रीडम टू इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल। हमें फ्रीडम है कि हम अपना इकोनॉमिक बढ़ा सकते हैं, सोशल स्टेटस प्राप्त है, हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, सर्विट्यूड, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, ये है हमारा डेवलपमेंट। अब बताओ ना भाई, जिसको इकोनॉमिक स्टेटस मिल गया, सोशल मिल गया, पॉलिटिकल मिल गया, उसको भूखमरी मर नहीं रहा, गरीब भी नहीं है, सर्विट्यूड भी नहीं है, इग्नोरेंस भी नहीं है, इलिटरेसी भी नहीं है, तो क्या भाई ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ? हुआ ना भाई, बिल्कुल हुआ। अब बोलो कि नहीं $1000 आप कमा रहे हो एक दिन से कम, एक दिन में $1000 कमा रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डेवलपमेंट नहीं हुआ ना भाई, ये तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं आप, तो ये डेवलपमेंट नहीं, ये तो ग्रोथ है। अब $1000 कमा रहे हो, रोज जूते पड़ रहे हैं आपको, रोज आपको रेसिस्ट बोला जा रहा है, ठीक है, फेमिनिस्ट बोला जा रहा है, तो इस तरह से तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, फिर तो आपको इग्नोरेंस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपकी हंगरनेस तो चली गई, पॉवर्टी चली गई, लेकिन आपको हमेशा तो रेसिस्ट बोला जा रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है। इन चीजों से यदि हमें मुक्ति मिल गई, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब देखो जरा डेवलपमेंट की बात करेंगे दोस्तों। जब देखो बात यह है कि इंडिया कॉपी करने में आगे तो है, बिल्कुल आगे है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कॉपी करना और वही अंधा कॉपी करना ये गलत है। क्योंकि दोस्तों देखो, डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तो उनकी जरूरत, यूएसए की जरूरत और वेस्टर्न यूरोप की जरूरत अलग है, और हमारी जरूरत जो है वो अलग है। हमें उस तरह से कॉपी मारना चाहिए। तो हमने डेवलपमेंट का क्या मतलब समझ लिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लो, ट्रांसपोर्ट बढ़ा दो, एजुकेशन और हेल्थ बढ़ा दो, ठीक है। और बेसिकली जो ये डेवलपमेंट हो रहा है ना, एक क्लास बेस्ड हो रहा है, एक्सक्लूसिव हो रहा है, ठीक है, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट कर रहे हैं दोस्त। एक्सक्लूसिव से काम नहीं चलेगा। देखो एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट करने से क्या होता है, ये देखो भैया हमारा भैया अंबानी अंकल का घर है, और वहीं पे बगल मुंबई में कौन सी जगह है, धारावी, तो ये है डेवलपमेंट। बताओ ना भाई, इसमें क्या ये डेवलपमेंट है? किसी के मतलब कुर्सी पानी है तो किसी के लाश पे भी चल के जानी पड़े तो हम पाएंगे? मतलब खून में सनी हुई कुर्सी चाहिए हमें डेवलपमेंट के लिए? नहीं ना, सब लोग तो ह्यूमन बीइंग है ना यार, ये है मतलब, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा डेवलपमेंट का तरीका है, ये वेस्टर्न मॉडल है, ठीक है, ये वेस्टर्न मॉडल है हमारा। अब देखो जरा डेवलपमेंट इंडिया में बात करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट जो इंडिया में दोस्तों, बात ये है ना कि 80-20 का प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। तो जो 80% लोग हैं वो लैंडलेस लेबर हैं, दूसरा पुअर फार्मर हैं और स्लम ड्वेलर्स हैं, झुग्गी में रहते हैं,
80% लोग हैं। और 20% लोग जो हैं वो लैंडलॉर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और टाटा बिरला और अंबानी हैं। तो बोलोगे कि यार नेचर पे तो अधिकार सबका सेम है, तो भैया ये 20% में इतना पैसा कैसे आ गया, ये बिल्डिंग कैसे बन गई और स्लम में ये लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं? तो भाई टाटा हो या बाटा, सबने है देश को काटा, सीधी बात तो ये है, ठीक है बेसिकली। और इसमें चौथा चीज और आती है, फीमेल को इक्वल राइट्स कहाँ मिलते हैं भाई? पर्दे के अंदर रहो, काम नहीं कर सकती। आज हमारा 21 सेंचुरी चल रहा है और पर्दे के अंदर हम रखते हैं। भाई नेचर ने केवल दो चीजों को बांटा है, बात सुनिए, कि 50-50 का रेशियो है। अब हो सकता है 49% फीमेल हो और 51% मेल हो, तो नेचर ने तो दो लोगों को बांटा है ना, दो ही वर्क फोर्स है हमारे यहाँ, पहला मेल दूसरा फीमेल। तो जो फीमेल हमारा काम नहीं करेगा, 50% फीमेल काम नहीं करेगी, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा यार? इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो करना है, और जब ये काम करेंगे, हमारी फीमेल काम करेंगे, तो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस भी तो इनका मिलेगा। सोचने वाली बात है। तो हमारी जितनी इंपॉर्टेंट मेल है उतने इंपॉर्टेंट फीमेल भी हैं। इवन चाणक्य और यदि ओशो के बारे में बात करें तो फीमेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज्यादा सर्वाइव कर सकती हैं। इंसान जल्दी मर जाता है एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि सर्वाइवल रेट ज्यादा है। 100 यदि लड़कियां पैदा होती है तो उनके कंपैरिजन में नेचर 115 लड़के पैदा करता है, क्योंकि ये सर्वाइव इम्यूनिटी ज्यादा होती है इनके अंदर। तो इन चीज को हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा दोस्तों कि अब देखो भाई, ये जो 20% लोग हैं ना, ये 80% को कुछ ना कुछ करके ही यहां पे आगे बढ़े। अब बोलेंगे किसी को मारा नहीं है भाई, जो इनके रिसोर्स हैं, 80% लोगों के रिसोर्स हैं, दैट इज यूज्ड बाय 20% पीपल। दिस इज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है। और ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये जरा बात करते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए आई दोस्तों कि हम डेवलपमेंट का अपना मतलब अलग समझ लिए। डेवलपमेंट का अपना मतलब हम ये समझ लिए कि वेस्टर्न मॉडल अपनाओ डेवलपमेंट हो जाएगा। नहीं, वेस्टर्न मॉडल कैपिटलिस्ट मॉडल है। कैपिटलिस्ट मॉडल क्या होता है, ये कभी देश के विकास पे आगे नहीं आता, ये पहले अपना विकास हो, ठीक है, फिर देश का विकास हो। लेकिन ये जमाना जो अभी का 2017 चल रहा है, यहां पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मिला के चलना पड़ेगा। नहीं तो सोशलिस्ट आप चलाओगे, आप बाहर हो जाओगे इकोनॉमी से, और जो कैपिटलिस्ट चलाओगे तब तो फिर ये 20 नहीं, वो 1:99 का हो जाएगा ये रेशियो। तो इनमें एक बैलेंस बनाना हमें बहुत जरूरी हो जाएगा, नहीं तो काम हमारी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब बात यह है कि भैया देखो, आप डेवलपमेंट कर लिए, आगे बढ़ लिए, ठीक है, लेकिन भैया मेरे बाप पहले आप बोलो कौन भी है, बाप कौन है? बाप कौन है? कौन है डैडी? डैडी है हमारा इन्वायरमेंट। देखो डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ रिवर, ऑन द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट, ऑन द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जो भी चीज मिल रहा है वो नेचर से मिल रहा है, ठीक है। जो भी चीज इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है तो हम डेवलपमेंट के कारण भी हो रहा है। तो ग्रिफिन साहब ने बहुत अच्छा बोला था कि हाँ भाई डेवलपमेंट करिए, डेवलपमेंट के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट सस्टेनेबल वे में कीजिए ना। पहले आप रेड लाइट आ गया कि अब नेचर कह रहा है कि नहीं भाई बहुत पॉल्यूशन हो रहा था, रुको। फिर उसने बोला नहीं ठीक है हम थोड़ा आगे बढ़ लिए, नेचर बोला हम थोड़ा आगे बढ़ लिए, थोड़ा सा आप धीरे धीरे काम कर सकते हैं लोग। अब बहुत ज्यादा नेचर आप पे डोमिनेट कर रहा है तो बोलोगे अब काटो फिर इनको। तो आपको चलना है, रुकना है, चलना है, रुकना है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने लगते हैं और नेचर को भूल जाते हैं, जिस डाल पर हम बैठे हैं उसे वो काटने लगते हैं, तो वहां आता है एयर पॉल्यूशन। यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हमारा पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 और 2.10, ठीक है, ये हमारा इंक्रीज करने लगते हैं। 2.5 एंड PM10 ये हमारा क्या होता है कि हमारा इंक्रीज करने लगते हैं एटमॉस्फेयर में, जो हमें प्रॉब्लम करने लगते थे। ये हमारा एयर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, जो हम फसल यूज करते हैं, फसल बोते हैं, उसको जो खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन डालते हैं, और नाइट्रोजन क्या होता है कि लीच हो जाता है। ज्यादा नाइट्रोजन यूज करते हैं तो लीचिंग होकर वो चला जाता है लेक्स में, और लेक्स में जाने के साथ हो जाता है वहां पे यूट्रोफिकेशन, मतलब लेक की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन वहां पे कम हो जाता है, और इस तरह से हमारा क्या होता है कि हमारी लेक डेड हो जाती है। तो हमारा वाटर पॉल्यूशन का एक एग्जांपल था। सॉइल पॉल्यूशन में क्या हो रहा है दोस्तों कि जब क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट दे रहे हैं, तो पहली बार जो विंड आ रही है उस सॉइल को लेकर निकल ले रही है, और जो हमारा फॉल्टी इरिगेशन हम इंडिया में करते हैं तो सॉइल में नमक जमा हो जाता है, जिससे हमारा डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। तो ये हमारा पॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब देखो
डेवलपमेंट जो हो रहा है ये कुछ चीजें एड्रेस नहीं कर पा रहा है। क्या क्या एड्रेस नहीं कर पा रहा है? पहली बात तो सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक अन्याय है, जो रीजनल इंबैलेंस और इन्वायरमेंट डिग्रेड है। तो इसमें पहली बात तो सोशल इनजस्टिस की बात हो गई है 20:80 की रेशियो में, इन्वायरमेंट डिग्रेड की बात हो गई, रीजनल इंबैलेंस की बात करते हैं। ये भी पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि जब यूपी बिहार के लोग जाते हैं महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र में जाते हैं तो उनको मार के भगा दिया जाता है। शिवसेना की जय, उनको मारो भगाओ भैया जी निकलो। क्यों भाई? क्योंकि यहां देखो बाबा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट क्यों होगा? क्योंकि कोस्टल एरियाज है और कॉटन जो प्रोड्यूस होता है वो महाराष्ट्र गुजरात में बहुत भर के होता है, तो वहां कॉटन की इंडस्ट्री काफी ज्यादा, और वहां पे हमारा बे भी है, हमारा बंदरगाह भी है। तो वहां से क्या होता है कि हमारा एक्सपोर्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है ज्यादा। तो ये इसलिए हमारा आता है क्या, वो स्टेट तो हमारा आगे बढ़ गया इकोनॉमी में, और यूपी बिहार लैंडलॉक हमारा स्टेट है तो पीछे रह गया। तो अब लोग तो माइग्रेट करेंगे ना भाई, जो ज्यादा धनी वहां जाएंगे ना कमाने के लिए। तो ये होता है। अच्छा बोलो सर ये तो इंडिया की बात रही, जरा वर्ल्ड में बताओ रीजनल इम्बैलेंस। भाई सुनो, अभी आए हैं हमारे ट्रंप अंकल यूएस में। अब यूएस में इन्होंने कहा कि देखो भैया जो यूएस के लोग हैं इनको जॉब नहीं मिल रही, और इंडिया वाले और सब लोग आगे यहाँ पे तुम लोग जॉब कर रहे हो। बोला कि क्यों, सही है? तो उन्होंने बोला सुनो अब तुम लोग आना करो बंद, ठीक है। मतलब कि अब यूएस ने क्या किया कि वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज पे सबका अधिकार है, वर्ल्ड यूएसए ने उसको हथिया लिया भाई। टेक्नोलॉजी तीनों हथिया लिया। अब क्या कह रहे हैं कि अब डेवलपमेंट केवल यूएसए का हो और किसी कंट्री का ना हो। तो यहां भी तो रीजनल इंबैलेंस है कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो ज्यादा हमारा डेवलप है एज कंपेयर टू अफ्रीका। तो रीजनल इंबैलेंस ही तो है, क्योंकि हमारा गोला तो बहुत छोटा है ना भाई, बहुत बड़ा गोला नहीं है। बहुत सारे, एक समुद्र में एक आप यदि बूंद खोजेंगे तो उतना बड़ा गोला है हमारे इस ब्रह्मांड में। तो ये बहुत बड़ा गोला नहीं, बहुत बड़ा लेके हमें नहीं चलना चाहिए। तो यहां भी तो रीजनल बैलेंस हमारा आ रहा है। तो ये रहा रीजनल बैलेंस का। तो देखो भाई किसी ने बहुत सही बोला है, हमसे जमाना है हम जमाने से नहीं, राजकुमार, ठीक है। तो वही बात है, डेवलपमेंट मस्ट बी गिवन अराउंड पीपल, नॉट पीपल अराउंड डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट लोगों के चारों तरफ होना चाहिए, ना कि डेवलपमेंट के लिए लोगों का यूज किया जाए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब देखो भाई, अब देखो हमने पढ़ाया आपको HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में UNDP काम करती है। UNDP पे तीन ही बताया आपको, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स, ये तीन पैरामीटर लेके चलते हैं। लेकिन इंडिया में भी बनता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जब ये इंडिया में बनता है दोस्तों ना, इसे बनाती है नीति आयोग, और इंडिया का एक सेंट्रल का भी बनता है, कुछ स्टेट भी अपना डेवलपमेंट का निकालती है। तो देखो बाबा ये है कि वर्ल्ड में तीन चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स। ये तीन की फैक्टर है किसी भी कंट्री के लिए, लेकिन हर कंट्री का सर्कमस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। यदि आप बात करें यूएसए की या नॉर्वे की या ब्रिटेन की, तो ये लोगों ने सब पे कब्जा किया, वहां से रिसोर्स उठाया, तो इनके पास रिसोर्स तो बढ़ जाएगा ना भाई, और रिसोर्स आ गया तो हेल्थ और एजुकेशन में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, तो इनका तो डेवलपमेंट इंडिया हमेशा ज्यादा आएगा। तो इसीलिए नीति आयोग क्या करती है कि भाई ये भी देखती है कि हाँ हम लोग कब आजाद हुए। पहली बात तीन चीज तो हम देखेंगे, हेल्थ देखना है, एजुकेशन देखना है, एक्सेस टू रिसोर्स देखना है, लेकिन साथ में इकोनॉमिक अटेनमेंट भी देखना है, सोशल इंपावरमेंट भी देखना है, सोशल जस्टिस भी देखना है, हाइजीन भी देखना है, वेलफेयर मेजर टेकन बाय द स्टेट भी देखना है कि हमने कितना इकोनॉमिक अटेनमेंट कर लिया, कितना हमने सोशल इंपावरमेंट कर दिया, लोगों को ऊपर उठा दिया, SC ST विमेन को कितना ऊपर ला दिया, सोशल जस्टिस कितना मिल पाया है, छुआछूत से कितना हम दूर हो पाए हैं, अनटचेबिलिटी से, और कितना हमने स्वच्छता दिया है, और कितना वेलफेयर हमने मेजर लिया है गवर्नमेंट ने। ये चीज भी क्या होता है, नीति आयोग हमारा जब HDI बनाती है तो उसको इंक्लूड करती है अपने रिपोर्ट में। आगे आते हैं। अब देखो दोस्तों, कुछ तो होगा ना कि हमारा क्या इंडिकेटर होंगे इकोनॉमिक अटेनमेंट के, जब HDI की बात करेंगे तो इसका इंडिकेटर होता है दोस्तों GNP, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। बेसिकली जो नेशनलिस्ट पर्सन है इंडिया के, वो कितना अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्विवेलेंट टू मनी उसको बना दें, कितना भी सामान प्रोड्यूस किया इक्विवेलेंट टू मनी कितना रुपए में हुआ, इसकी बात करते हैं। तो देखो जी GNP 1951 में हमारा 14,896 बिलियन था, तो अब 2014 में हो गया है लगभग 4 गुना ज्यादा, 54,166 बिलियन, ठीक है। तो हम देखो ना भाई कि हमने GDP बहुत तेजी से आगे बढ़ाई है 1950 के बाद। वही यदि USA की बात करें तो वो तो भाई पता नहीं कब से आजाद हुआ है, ठीक है, 18वीं सेंचुरी में आजाद हो गया था, तब से तो उसका तो GDP ज्यादा होगा ही होगा ना यार। तो ये कंपैरिजन है कि हम 50 साल में आए हैं, वो 200 साल में आए हैं। इसलिए क्या करता है हमारा
जो नीति आयोग है ये भी इंक्लूड करता है, और साथ में ये भी होता है कि पॉवर्टी, डिप्रिविएशन, इलिटरेसी, सोशल इनजस्टिस, ये सब की बात करते हैं हम इसमें। अब देखो पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम किसकी ज्यादा है? पहली बात यहाँ पे आपको दिख नहीं पाएगा, तो ये गोवा है, ठीक है, सबसे ज्यादा गोवा की है। इसके बाद यहाँ पे दिल्ली की है सेकंड नंबर पे, उसके बाद तीसरे नंबर पे पौंडीचेरी है। ये तीन जो जगह है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि कितना ग्रोथ हो रहा है पर कैपिटा इनकम में, तो बिहारी बाबू की ज्यादा ही ग्रोथ हो रही है पर कैपिटा इनकम में, 23.7। उसके बाद पौंडीचेरी में हो रही है 19.2। ये परसेंटेज ग्रोथ है, और ये है कितना इनकम ऑलरेडी आ रही है हमारे पास। तो पहला है हमारा गोवा, दूसरा है दिल्ली, और तीसरा है पौंडीचेरी। अब देखो दोस्तों क्या है कि कोई भी स्टेट अपने जब स्टेट बनाएगा तो वो क्या देखेगा? वो भी देखेगा हेल्थ कितना है, कितनी अच्छी हमने हेल्थ प्रोवाइड करी है, कितना हम देखेगा एम्प्लॉयमेंट हमने प्रोवाइड कर रखा हो, कितना रीजनेबली प्रोडक्टिव लाइफ दे पाए हैं अपने लोगों को। तो इस तरह से स्टेट भी अपना क्या करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करती है। अब जरा बात करते हैं कि भैया ये तो हो गया हमारी इकोनॉमी की बात, अब क्या करें? अब बाबा ये बात करते हैं ना कि अब हेल्दी लाइफ का क्या इंडिकेटर है, कुछ तो इंडिकेटर होगा। तो भाई पहली बात तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है। एमएमआर और आईएमआर ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों के लिए। ये दो चीजें हैं जो हमारे हेल्थ का इंडिकेटर होती हैं, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है कि यदि हम प्री एंड पोस्ट नटल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें मदर को भी और इन्फेंट को भी, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसके प्री में क्या होता है, काफी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है मदर को, तो इसके बोलते हैं हम प्री नटल फैसिलिटी। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो मदर को और भी ज्यादा फैसिलिटी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड और बहुत सारी मतलब कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो साथ में रहती है, तो उसके लिए एनर्जी उनको ज्यादा चाहिए होती है। तो ये यदि हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक, तो हमारा आईएमआर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये भी कम हो जाएगा, जो एमएमआर है ये भी हमारा कम हो जाएगा। अब बेसिकली बात कर लेते हैं, जो हमारा 1 लाख में 212 मर रही थी मां, ठीक है, 2007 से 2008 की बात करें, और वही 178 पे आ गई है 2010 और 2011 पे। तो यहां पे एक हमारा जो पॉलिसी चल रही है इंडिया की जननी सुरक्षा योजना, तो ये भी काम आएगा यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा आप। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में देखें तो 1000 में देखेंगे। 2007 और 9 में क्या था कि 47 था, और ये आ चुका है अब 44 में 2011 की बात करें तो, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, देखिए अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हो रहा है ये तो बात सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? हेल्दी लाइफ तो हमने दे दी है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे जो सेंसस आया, अगला लेक्चर हम सेंसस पे ही करेंगे, पूरी हर चीज आपको मिलेगी। 0 से 6 साल की यदि हम जनगणना हुई 2011 में, 0 से 6 के बीच में बच्चों को देखा गया, तो 2001 में 927 से, और 2011 में हमारा क्या हो गया, 931 हो गए, जो 0 to 6 ईयर के बच्चे हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा कमी कहां पे आई? हरियाणा में और पंजाब में। यहाँ पे 800 से कम है, 800 से कम लड़कियां हैं एज कंपेयर टू 1000 बॉयज। अब बात यह है कि क्या इसका रीजन सोशल है, ये जो अंकल हुक्का खींच रहे हैं ये प्रॉब्लम है, या साइंटिफिक मेथड है कि जो हम लिंग भेद की जांच कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? तो प्रॉब्लम दोस्तों दोनों जगह आ रही है। इस पे आईएएस का मेंस का सवाल आया, उस पर पूरा डिस्कस करेंगे इस चीज को, वो बहुत प्रॉपर तरीके से है, ठीक है। आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। तो देखो दोस्तों, अब इंडिकेटर हमारा क्या होगा, सोशल इंपॉवरमेंट का क्या इंडिकेटर होगा? तो देखो मेरे भाई, सोशल इंपॉवरमेंट का इंडिकेटर देखने के लिए पढ़ा लिखा इंसान ही क्वेश्चन कर सकता है गवर्नमेंट से, अनपढ़ आदमी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ लिख कर आया हूं, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे। चलो भाई, लिटरेसी होगी, लिटरेट होंगे तो शुरुआत यहां से हो गई। फिर तो क्या होगा कि वो नॉलेज और सोसाइटी और इन्वायरमेंट के बारे में जान पाएंगे। हाँ, नॉलेज मिलेगी, ठीक है, सोसाइटी के बारे में जान गए, इन्वायरमेंट के बारे में, नॉलेज के बारे में जाएगा। फिर इससे क्या होगा बाबा, इससे उनको फ्रीडम आएगी, मतलब वो एम्पावर हो जाएंगे और डेमोक्रेसी के इस सफर में गवर्नमेंट का साथ देंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, कोई पॉलिसी उनके रिलेटेड नहीं आई तो हम वहां पे मूवमेंट करेंगे, ये सब चीजें आएंगी। तो मतलब कि लिटरेसी बढ़ेगी तो उनको नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो एम्पावर हो जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। और पार्टिसिपेट और एम्पावर हो गए तो भैया कहां से आएगी, हंगर, पॉवर्टी, लिटरेसी सब गायब हो जाएगी। और यही तो है डेवलपमेंट इज फ्रीडम। ऊपर से देख लो भाई, फ्रीडम क्या है, किससे फ्रीडम चाहिए हमको?
हंगर, पॉवर्टी, लिटरेसी से। अच्छा, फ्रीडम कैसे आएगा? इंपावर और पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इंपावर और पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे? जब हम नॉलेजवर होंगे, और नॉलेजवर होंगे तो हमारी क्या होगी? लिटरेसी होनी चाहिए। इसलिए तो हम बोलते हैं भाई सोशल इंपावरमेंट के लिटरेसी रेट देखते हैं। तो देखो बाबा, 1947 में क्या था कि हम 12% लोग लिटरेट थे, लेकिन 2011 में क्या हुआ? 74% हमारे लिटरेट हो गए हैं। वर्ल्ड में 84% हमारी लिटरेसी रेट ऑन एवरेज है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है भैया। देखो बात ये है कि व्हाई डू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया हैव ए एडवर्स सेक्स रेशियो, गिव योर आर्गुमेंट। 10 नंबर IAS मेंस 2015। भैया बात ये है कि जो हमारे ताऊ को दिखाया था ना आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा HDI है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। ठीक है, हरियाणा में और पंजाब में ये प्रॉस्परस हमारे स्टेट होते हैं, लेकिन यहाँ भी एडवर्स सेक्स रेशियो क्यों है? ठीक है, तो भैया पहली बात तो सेक्स रेशियो के लिए इकोनॉमी और एजुकेशन से लेना बंद कर दो। आप पढ़ेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि ये कंट्राडिक्टरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप इकोनॉमी से लेना, कोई लेना देना नहीं है। तो बोलोगे सर लेना किससे है? तो भैया बात ये है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अब ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पेट्रियार्कल एटीट्यूड है। पेट्रियार्कल एटीट्यूड है, हमें बच्चा चाहिए, बच्चा, क्योंकि वो हमारी फैमिली का नाम रोशन करेगा। और यदि लड़की पैदा हो जाएगी तो वहाँ पे डॉरी देना पड़ेगा, दहेज। अच्छा, दहेज देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तीसरा रीजन बताओ सर। क्योंकि अब लड़के ही तो माइग्रेट करके जा रहे हैं शहरों में और वो कमा के लाते हैं, ये भी तो एक रीजन है। लड़कियां नहीं जा रही हैं, ये भी तो एक रीजन है। असुरक्षा की भावना, इससे हमारा क्या हो रहा है? सेक्स रेशियो अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो हम अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, ठीक है, प्री नटल डायग्नोस्टिक करा देते हैं, इससे भी हमारा क्या हो रहा है कि लड़कियों को मार दिया जा रहा है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं हमारा डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में, जिससे हमें खत्म करना पड़ेगा। और पहला खत्म ये करना पड़ेगा कि मेल इक्वल टू फीमेल। देखो बात ये है, मेल इक्वल टू फीमेल तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि फीमेल अलग है, मेल अलग है। ठीक है, फीमेल की अपनी जगह है, मेल की अपनी जगह। यदि मेल इक्वल टू फीमेल नहीं हो सकता ना भाई। यदि बात करें नेचर वाइज तो फीमेल इज सुपीरियर देन मेल, उनके पास क्वालिटीज ज्यादा होती हैं। ठीक है, वो ज्यादा वर्क करती हैं। देयर इज नॉट टॉक अबाउट द इक्वालिटी, हम इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते। हम बात ये करेंगे दोस्त कि नहीं, आप फीमेल हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट दिया जाए, क्योंकि नेचर ने दो चीजों को डिस्क्रिमिनेट किया है, मेल और फीमेल को, और वो मेल को रिस्पेक्ट दें। ठीक है, तो ये हमारा इक्वालिटी की बात नहीं हो गई। हाँ, जहां पे वेजेस की बात हो गई, फ्रीडम की बात हो गई, कानून की बात हो गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, तो वहां इक्वालिटी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है हमारी बात इन चीजों के लिए। तो ये रहा हमारा IAS क्वेश्चन, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 2015 में आया था पेपर 3 में। ओके, आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखो, लिटरेसी रेट हमने पीछे बता दिया कि 7 साल से उम्र के ज्यादा के बच्चे जो हों वो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लिख सके, उनको हम क्या बोलते हैं? लिटरेट बोलते हैं। अब जरा HDI का इंडेक्स देख लेते हैं इंडिया में। पहले केरला आता है, फिर दिल्ली आता है, यहाँ 0.790, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है, और सबसे कम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आता है, उसके बाद उड़ीसा में आता है, और बिहार में आता है, MP में आता है, और झारखंड में आता है। अच्छा, आप एक चीज नहीं देख रहे हैं दोस्त कि सबसे ज्यादा ये रिसोर्स की बात करें, रिसोर्स रिच स्टेट की बात करें, छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोहा मिलता है, फिर बिहार तो अलग हो गया उससे, झारखंड से, तो वहाँ तो कम है। झारखंड में कितना ज़्यादा है, लेकिन तो भी इसका क्या रीज़न है दोस्तों कि ये जो हमारे स्टेट हैं इनका भी जो HDI है वो काफ़ी कम है, लो है। जबकि यहाँ पे रिसोर्स कहाँ? दिल्ली के पास, हाँ NCT है, हिमाचल के पास भी कम रिसोर्स है, गोवा के पास भी। तो कुछ कुछ रीजंस हैं इनके कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो मोस्ट प्रॉस्परस हैं मिनरल्स के फॉर्म में, मिनरल्स इनके पास सबसे ज्यादा है, यहीं से खुदाई हो रही, खदान हो रहा है, उठा के लोहा लेके चले जा रहे हैं, कंपनी लगा रहे हैं गुजरात में, केरला में। तो ऐसा क्या रीजन है कि ये लोग पीछे रह गए हैं और ये लोग आगे रह गए? ये लोग प्लीज आप लोग इसका रीजन फाइंड करिएगा और कमेंट बिलो डाउन। अब आगे आते हैं दोस्तों कि देखो UNDP की एक रिपोर्ट आई थी 1993 में, तो इन्होंने बोला था ये कि हमारा जो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे हमें लोकतंत्र को बढ़ाना है और साथ साथ में एम्पावर करना है। तो देखिए, लोकतंत्र का मतलब कि ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लोकतंत्र को हम बढ़ाते जा रहे हैं और एम्पावर कर रहे हैं लोगों को। एम्पावर करने का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? उन्हें लिटरेट कर रहे हैं, उन्हें इक्वल स्टेटस दे रहे हैं। ये है हमारा एम्पावर करने मतलब ये है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि हाँ डेमोक्रेटाइजेशन भी हो रहा है और एम्पावरमेंट भी हो रहा है। और दूसरी बात, यदि सब लोग अच्छे हो जाएं तो भाई मिलिट्री पे खर्च करने की क्या जरूरत है यार?
दूसरे के खून बहाने की क्या जरूरत है। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा मिलिट्री पे ये कम हो जाएगा। अब देखिए मैंने अभी पीछे रिसोर्स की आपसे बात करी थी, तो यूएसए यहाँ पे ज्यादा रिसोर्स यूज करता है, बहुत ज्यादा रिसोर्स यूज करता है एज कम्पेयर टू अफ्रीका। तो यहाँ पे जो रिसोर्स यूज है, जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में फॉल्ट बताया था मैंने आपको कि यही फॉल्ट आ रहा है, कोई कौन कितना यूज कर रहा है, कौन कितने कितने के पास है, ये हमारा फॉल्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो भाई बात करेंगे इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की, तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बोला है। पहली बात तो गांधी जी ने ये बोला है कि ये जो हमारी पृथ्वी है जरूरत के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लालच के लिए बहुत कम है। दिस अर्थ इज सफिशियंट फॉर नीड बट वेरी लेस फॉर ग्रीड, ये महात्मा गांधी जी ने बोला है। उसके बाद कुछ लोगों ने और बोला है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ये क्लब ऑफ रोमन रिपोर्ट है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये हमारा एक बुक है, इससे आई है हमारा। और कॉमन फ्यूचर, ओके, ब्रंडलैंड रिपोर्ट आई है। और एजेंडा 21, ये मैंने जब पढ़ाया है ना, जो मैंने बात करी है इकोलॉजी जब पढ़ा के मैंने डाला है, तो भाई ये बहुत तगड़ा है एजेंडा 21। बेसिकली जब अर्थ समिट हुआ था हमारा रियो डी जेनेरियो में 1992 में, तो ये एजेंडा 21 का पहली बात तो मीनिंग ये है दोस्तों कि हम 21 सेंचुरी के लिए एजेंडा कुछ तय कर रहे हैं। उसमें एजेंडा तय किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट डिग्रेड कर दिया गया है। तो ये आप वहां इकोलॉजी के लेक्चर से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो डाउन, और लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नहीं पसंद आया हो तो प्लीज इसको डिसलाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।